विदेशों में गांधी को पूजा जा रहा है, उन पर पीएचडी हो रही हैं और हमारे यहाँ हम भुलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आज हमारे देश में गांधी को क्योंकि पढ़ा नहीं है लोगों ने, तो ऐसे मूढ़ लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब उसकी हत्या हुई तो 150 लोगों के, करोड़ों लोगों ने अपना झंडा झुकाया था, देश का झंडा झुकाया था। कोई पागल नहीं थे वो। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि गांधी की आलोचना करने से पहले एक बार गांधी की ग्रामराज पढ़ लो। मोदी मीडिया, ये फर्जी, सब कुछ नकली है। ना आज सिद्धांतों की पत्रकारिता हो रही है, ना सरोकारों की पत्रकारिता हो रही है। इस चैनल के जो प्रधान संपादक हैं संजय शर्मा को, संजय मेरे छोटे भाई जैसे हैं और संजय के संघर्ष को जिसने देखा है वो समझता है, वो जानता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता आसानी से नहीं होती। ये जो 4 PM खड़ा हुआ है आज, संघर्ष और सरोकारों के लिए लड़ने के उस नींव पर टिका हुआ है, जहां जिसके नीचे संजय का सारा मनोबल है। उस मनोबल को तोड़ने के कई प्रयास हुए, लेकिन हर बार ये 4 PM और ऊपर ताकत से, मजबूती के साथ, प्रतिरोध की पूरी क्षमता के साथ प्रकट हुआ और पल्लवित हो रहा है। इसलिए आप लोगों को बोलने की आजादी, मुझे बोलने की आजादी जो मिल रही है, जब तक मिलती रहेगी, जब तक इस देश में 4 PM और संजय जैसे हमारे चैनल चलाने वाले नियामक संचालक रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, राजेश बादल, जी हां, ये आपके लिए बहुत परिचित नाम है, जाना पहचाना नाम है। राजेश बादल, चाहे वो अखबार की दुनिया हो, चाहे वो टीवी की दुनिया हो, या फिर रेडियो का एक जगत हो, मंच हो, एक 5 दशक पुरानी आपकी जानी पहचानी आवाज, जाना पहचाना चेहरा, और हम उन्हें पढ़ते, गढ़ते, बुनते, गुनते रहे हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है। और जैसा मैंने कहा, राजेश बादल जी एक लंबा जो 5 दशकों का सफर पूरा कर चुके हैं, और वो अलग अलग एक जो नई दुनिया जैसा समाचार पत्र समूह हो, या फिर नवभारत टाइम्स पत्र समूह, आज तक, और उसके पहले जो परख एक होता था, या जो सुरेंद्र प्रताप सिंह साहब होते थे जिन्होंने इस एक न्यूज की दुनिया को जन्म दिया, उनके साथ आप लंबे वक्त तक जुड़े रहे, या उन्होंने राज्यसभा टीवी को एक सुशोभित किया, और कई पुस्तकें लिखने वाले, अलग अलग प्रत्येक मंच पर कोई ऐसा मंच नहीं जहां राजेश जी के नाम की धूम, राजेश भाई के नाम की गूंज ना रही हो। तो ऐसे ही राजेश बादल जी ने 5 दशक के जर्नलिज्म का सफर पूरा किया है। तो हम चलेंगे राजेश बादल साहब के, तो उनसे बातचीत करेंगे, कुछ खास बातचीत। पहले जोड़ूंगा, राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और 5 दशक के आपके सफर के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं बधाई। और शुरुआत यहीं से कि कैसा रहा ये सफर। धन्यवाद संजीव। ये संयोग है कि आज जो बातचीत हमारी हो रही है, इसके करीब करीब 48 घंटे पहले, यानी 8 अक्टूबर को मेरी पत्रकारिता के 50 साल, आधी शताब्दी पूरी हो गई है। और मेरी नियति ने मुझे इन 50 वर्षों में क्या ही संयोग हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे संयोग के लिए शायद तरसते होंगे कि मुझे भरपूर रेडियो में काम करने का अवसर मिला। मैंने बहुत आनंद लिया प्रिंट की पत्रकारिता का, और सबसे अधिक समय और एंजॉय किया टेलीविजन की पत्रकारिता का, जबकि इस देश में टीवी पत्रकारिता पनप रही थी। और उसके बाद अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आनंद ले रहा हूं। तो इन 50 वर्षों में चारों अवतारों के साथ, माध्यम के चारों अवतारों के साथ मैंने काम किया, और मैं बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा हूं। अभी भी मुझे लगता है कि 50 साल में और करूंगा, पत्रकारिता करूंगा, क्योंकि मेरी नजर में पत्रकारिता को मैंने कभी पेशा नहीं माना। ये एक जीवन शैली है, और जो मेरी एक जीवन धारा है, जो मेरी रगों में बहती है। जी राजेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि 5 दशक के सफर में, देखिए आपने, चाहे वो रेडियो की दुनिया हो, चाहे वो प्रिंट की दुनिया रही हो, या फिर टेलीविजन की जो दुनिया है, और फिर आपने ये डिजिटल और सारे प्लेटफॉर्म्स भी आपने इसका पूरा आनंद भरपूर लिया है। लेकिन क्या कुछ रंज, क्या कुछ दुख होता है उस दौर की जर्नलिज्म और आज? और मैं ये सीधे कहूंगी, आपने आज तक जैसे
चैनल को सुशोभित किया, उसमें बहुत कुछ दिया अपना, सब कुछ, राज्यसभा टीवी को खड़ा किया, लेकिन अब वो गोदी मीडिया जब कहलाता है, जिस तरीके का जर्नलिज्म हो रहा है, इस पे एक नोट आपका राजेश। संजीव जी, सचमुच अफसोस होता है, और अफसोस इसलिए होता है कि अगर हमने वो पुरानी पारी नहीं खेली होती, अगर हमने पत्रकारिता के इन सारे अवतारों का स्वर्ण काल नहीं देखा होता, टेलीविजन का और प्रिंट का खास तौर पर जब मैं हवाला दूंगा, तो इनका चरम शिखर निष्पक्षता का, आजादी का, और एक से एक उदाहरण हैं, तो मैंने अगर नहीं देखा होता तो ये तकलीफ शायद ना होती। लेकिन मेरी और वेदना बढ़ जाती है जब मैं देखता हूं कि नई नस्लें, नई जनरेशन आज जो पत्रकारिता हो रही है उसको देख के और समझ के यही महसूस कर रही है कि यही असली पत्रकारिता है। ये छद्म है, ये पत्रकारिता नहीं है जो आज हो रही है। ये आप जो तमाम नाम देते हैं, गोदी मीडिया, ये फर्जी, सब कुछ नकली है। ना आज सिद्धांतों की पत्रकारिता हो रही है, ना सरोकारों की पत्रकारिता हो रही है, ना हमारे जो आचार संहिता में जो, मतलब ऐसे तो कोई आचार संहिता हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन अगर हम एक परंपरागत आचार संहिता माने जिनको हमारे पूर्वजों ने एक स्वीकार किया था, तो उन सबको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये बड़ी ही दुखद स्थितियां हैं, और मैं चाहता हूं कि इन दुखद स्थितियों का जल्द से जल्द उनका समापन हो, अंत हो। राय जी, आपने बड़े बड़े एडिटर्स के साथ काम किया, आपने जो हम पितामह जो श्रेणी में होते हैं, राजेंद्र माथुर साहब के साथ आपका लंबा वक्त बीता, और बहुत सारे लोग हैं, तो उससे जुड़ा कुछ बताइए, क्योंकि आज संपादक नामक संस्था मृत प्राय है, उसकी मरी एक मृत्यु हो गई, कहना बड़ा दुखद लगता है, कि हमने भी बड़े अच्छे अच्छे पत्रकार जो संपादक गण रहे, मेरे प्रभाकर माचवी जी संपादक रहे, मेरे नरेश मेहता जी मेरे संपादक रहे, बड़े बड़े लोगों के साथ, दिग्गजों के सानिध्य में काम किया, बहुत कुछ सीखा। तो वो दौर, आज का दौर, ये जो संपादक नाम की संस्था का मर जाना, और आपके जो अनुभव रहे हो कि राजेंद्र माथुर साहब ऐसे, और जो आपके शरद जोशी जी भी आप एक मौका रहा, या जो हम अगर इंदौर नई दुनिया की बात करें तो वहां भी बड़े दिग्गज लोग थे, सब पर एक बताइएगा हमारे दर्शकों को प्लीज। देखिए संजीव भाई, मैं ये बता दूं कि ये मुझे, मतलब ये मेरी नियति ने मुझे अवसर दिया कि मैं जितने भी स्थानों पर मैंने काम किया वो सभी प्रथम श्रेणी के, पहली पंक्ति की, पहली जमात के जो संस्थान थे। नई दुनिया उन दिनों देश का नंबर 1 अखबार था, देश का, जबकि वो प्रादेशिक राजधानी से भी नहीं निकलता था। नवभारत टाइम्स, जिसमें उस दौर के पत्रकारों को ये उनकी ख्वाहिश होती थी, सपना होता था कि वो नवभारत टाइम्स में काम करें। तो नवभारत टाइम्स, इसके बाद परख, जो भारत की पहली टेलीविजन पत्रकारिता की पहली समाचार पत्रिका थी, विनोद दुआ जी ने निकाली थी। इन 3 शिखर एसपी सिंह ने आज तक शुरू किया। तो इन 3 महापुरुषों ने भारत की, आजाद भारत की हिंदी पत्रकारिता को जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, और मुझे इन तीनों के साथ भरपूर काम करने का अवसर मिला है। मैं 2 उदाहरण राजेंद्र माथुर के दूंगा, एक उदाहरण विनोद दुआ का दूंगा, एक उदाहरण मैं एसपी सिंह का दूंगा, और फिर आपको पता लगेगा कि ये संपादक नाम की संस्था उस जमाने में कैसे काम करती थी। सबसे पहले माथुर साहब की बात, हमने 8 अक्टूबर 1976 को मेरी पत्रकारिता की शुरुआत होती है रेडियो और दैनिक जागरण के साथ। और हाँ, ये मैं कह दूं 1 मिनट 10 सेकंड में कि काकोरी केस जो आजादी के पहले हुआ था और चंद्रशेखर आजाद के दल ने जो खजाना लूटा था, उसके एक उनके साथी थे राम सेवक रावत, जो उस समय नहीं जा पाए क्योंकि बम के परीक्षण में उनका एक हाथ उड़ गया था और वो एक हाथ के हो गए थे, तो जा नहीं सकते थे। और बाद में वो दैनिक जागरण के समाचार संपादक बने, और दैनिक जागरण के समाचार संपादक बनने के बाद उन्होंने मुझे पत्रकार बनाया। लेकिन पत्रकार उन्होंने मुझे बनाया, लेकिन राजेंद्र माथुर ने मुझे छतरपुर जैसे छोटे से शहर से उठाकर इंदौर ले आए, और वो एक कांड था जो भारत की आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता का पहला मामला था जो अब तक, जिसकी जुडिशियल इंक्वायरी हुई। अर्जुन सिंह की सरकार थी और हम लोग, मतलब एक घटना हुई दुष्कर्म की,
आज तो देखिए पन्नों भर में पन्ना आप अखबारों में देखेंगे सैकड़ों दुष्कर्म की घटनाएं मिल जाएंगी आपको, लेकिन उस जमाने में एक दुष्कर्म की एक घटना से पूरा शहर हिल जाता था। तो 2 दिन तक लगातार 2 दुष्कर्म की घटनाएं हुई, सारा शहर सड़कों पर आ गया, उन्मादी भीड़ उत्तेजित थी कि आरोपियों को पकड़ो। उस पर पुलिस मैं इसलिए बहुत समय आपके पास कम है तो मैं थोड़ा सा सब फास्ट फॉरवर्ड में कहानी सुना रहा हूँ। उस भीड़ पर पुलिस गोली चालन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, कई लोग घायल हुए, उसकी गोली कांड की जांच हुई। जांच में पाया गया कि पुलिस बहुत दोषी थी। हम लोगों ने इस रिपोर्ट को, जो खुफिया और बड़ी बने सुरक्षा में हिफाजत में रखी गई रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को हासिल कर लिया और 3 दिन तक हमने अपने स्थानीय समाचार पत्रों में उसको प्रकाशित किया। श्याम किशोर अग्रवाल संपादक थे और शुभ भारत अखबार था जो आज भी चल रहा है और उनकी भी 5 दशक पत्रकारिता के हुए हैं। तो और हमारे साथी थे शिव अनुराग पटेरिया जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने उनके नाम से 3 दिन तक छपी थी खबर। और उसके बाद हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, यानी सड़कों पे लड़ी, धरना प्रदर्शन, धमकी, गुंडागर्दी, हिंसा, क्रूरता, नौकरी जाने का खतरा, हमारे अभिभावकों का जिनके कारोबार थे उन पे छापे, उनके मुकदमे, जेल, ये सब बहुत आए दिन की हमारी घटनाएं हो गई थी। और जब हमें लगा कि अब हम जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि कलेक्टर ने उस दौर के कुख्यात अपराधियों का एक किराए से उन्होंने मतलब निजी सुरक्षा हासिल की थी और हमको आके धमकाते थे। श्याम किशोर अग्रवाल से कहा था कि तुम जिंदा नहीं बचोगे, तो श्याम किशोर अग्रवाल ने कहा कि आप मुझे, राजेश को, शिव को, सबको गोली मार दो। आप कितने लोगों को गोली मारोगे, आप आवाज नहीं दबा सकते आप। तो ऐसी घटना हुई और हम लोग फिर भोपाल आए, सड़कों पर भटकते रहे। किसी बड़े पत्रकार ने साथ नहीं दिया सिवाय विजय दत्त श्रीधर के। और तब इस कांड की विधानसभा में आपको पता है इसकी जानकारी, 7-8 घंटे की बहस हुई। सुंदरलाल पटवा ने मामले को उठाया और अर्जुन सिंह ने न्यायिक जांच का ऐलान किया। अब देखिए कि मैं तो ये कह सकता हूं कि उन्हीं की सरकार, उन्हीं के अधिकारी तो हमें सता रहे थे और उन्हीं की सरकार ने न्यायिक जांच का ऐलान किया, लेकिन फिर भी हम लोग न्यायिक जांच में जीते और इसकी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जांच की, उसमें हम लोग जीते। आज से 45 बरस पुरानी बात है ये, लेकिन मुझे आज भी एक एक घटना उसकी याद है। तो इस घटना में जो हम लोगों ने साहस और निर्भीकता दिखाई, उसको देखते हुए राजेंद्र माथुर ने हमें उठाया। तो देखिए, राजेंद्र माथुर संपादकीय पर संपादकीय लिख रहे थे। ऐसी छूट और आजादी उस जमाने में, जबकि सरकार के विज्ञापन बहुत मिलते थे नई दुनिया को, वो सरकार पर प्रहार कर रहे थे। ये राजेंद्र माथुर की पत्रकारिता थी। और दूसरा उदाहरण मैंने कहा था राजेंद्र माथुर का कि उन दिनों रविवार नाम की एक मैगजीन निकलती थी, सुरेंद्र प्रताप सिंह उसके संपादक थे, और वो रविवार के मामले में ये कहावत प्रचलित में आती थी कि उसको छू लो तो करंट लगता है। बड़े 2-3 साल के दौर में उस पत्रिका ने 5 मुख्यमंत्रियों की कुर्बानी ले ली थी, बलि ले ली थी। तो ऐसा इतनी तेज धारदार, जिसने दिनमान को फीका कर दिया था। दिनमान उस समय की नंबर 1 साप्ताहिक पत्रिका थी। उस दौर में सुरेंद्र प्रताप सिंह ने एसपी सिंह से, राजेंद्र माथुर से कहा कि राजेश को रिपोर्टिंग के लिए मुझे दे दो। तो राजेंद्र माथुर साहब ने कहा कि पूर्णकालिक तो मैं नहीं दे सकता, इनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन आप इनसे लिखवा लिया करो। देखिए, आज 2 अखबार के संस्थान, 2 चैनल आपस में प्रतिद्वंदी हैं, होड़ है, लेकिन उस दौर में एक संपादक ऐसा भी था महान, जो अपने किसी भी सहयोगी को निखरते हुए देखना चाहता था और उसकी प्रतिभा को दबाना नहीं चाहता था। मैंने वो एक अर्जुन सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप पर एक कवर स्टोरी लिखी 15 पेज में, रविवार में 1981 में। और उसके बाद नहीं, अर्जुन सिंह जी मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए, क्योंकि वो मैनेजमेंट को कहा गया कि विज्ञापन बंद कर देंगे, ये कर दें, नहीं तो इस लड़के को नौकरी से निकालो। माथुर साहब के पास जब ऐसा हुआ तो माथुर साहब ने तो अनुमति दी थी। तो जो हमारे प्रबंध संपादक थे, उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन को कहा कि अब हमारे प्रधान संपादक जी ने तो अनुमति दी है, नहीं तो ऐसा कहाँ होता है कि जो है दूसरे अखबारों में हमारे यहाँ के लोग लिखें। राजेंद्र माथुर ने कहा अब ये जमाना जा रहा है, आप देखिए, प्रगतिशीलता का नमूना, आपका काम वो पूरा कर रहा है जिसके लिए आप उसको पैसा दे रहे हो, उसके बाद आप उसकी प्रतिभा को रोक नहीं सकते। मैंने अनुमति दी है, ये बात मुझे मालूम पड़ी और ऐसा लगा कि अब राजेंद्र माथुर का इस्तीफा हो जाएगा उस बात पे, क्योंकि राजेंद्र माथुर ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। तो मैंने अपना इस्तीफा लिखा, मैं राजेंद्र माथुर जी के पास ले गया। उन्होंने कहा क्या है ये? मैंने कहा मेरा इस्तीफा है, मेरे कारण आपको दिक्कत आ रही है। मैंने कहा, बोले, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। उन्होंने कहा इस्तीफा देना होगा तो मैं दूंगा, तुम क्यों दोगे, मैंने तुमको परमिशन दी। तो ये संपादकीय रीढ़ होती थी जो अपने संपादकीय टीम के साथ खड़ी होती थी, आगे खड़ी होती थी हर बार को,
मैनेजमेंट का हो या सियासत का हो या राजनीति का हो या कोई भी कारोबारी हो, बिजनेस का हो, वो हमला झेलने के लिए तैयार रहती थी। आज माफ कीजिए, संपादक पीछे खड़े होते हैं और जब कोई उनसे गलती होती है तो वो अपनी टीम को आगे कर देते हैं कि ये जो है इस टीम की गलती है। हमने उसके उदाहरण भोगे हैं, देखे हैं, आज भी देख रहे हैं। आज तो संपादक है ही नहीं कोई। मैनेजमेंट और राजनीति के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन जो होता है, या बहुत आप क्रूर शब्द इस्तेमाल करें तो अब क्या कहूं मैं, मेरे मुंह से नहीं निकलता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैनेजमेंट और राजनीति के बीच की चीज, मैनेजर हैं आप। मैनेजर अब जो मैनेज करते हैं चीजों को, और मैनेज किस तरह से की जाती हैं आप जानते हैं कि वो विज्ञापन मैनेज करता है, रेवेन्यू मैनेज करता है, सेठों के मालिकों के धंधे मैनेज करता है, उनको लाइसेंस मैनेज करता है, दलाली करता है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, दलाली, सस्पेंशन, बहाली, सब ये काम करता है। पत्रकारिता छोड़ के सब करता है, वो संपादक है। तो ये हमने देखा राजेंद्र माथुर का दौर। एसपी सिंह ने उस दौर में जब उनको लगा कि राजेंद्र माथुर का इस्तीफा हो रहा है, उन्होंने कहा कि नहीं राजेश, उस समय मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट, ईमेल कुछ नहीं होता था। मैं किराए की साइकिल लेकर के 10 किलोमीटर दूर वहां गया, इंदौर में जीपीओ में, वहां से मैंने ट्रंक कॉल बुक किया, 1 घंटे बाद लगा। उन्होंने कहा कि राजेश तुम इस्तीफा दे दो और रविवार ज्वाइन करो। मैं नहीं चाहता कि राजेंद्र माथुर जैसे संपादक का बाल बांका हो। देखिए ऐसे भी संपादक होते थे। मैं गया तब मैंने इस्तीफा दिया, तो लेकिन मेरा इस्तीफा फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि राजेंद्र माथुर ने कहा कि नई दुनिया मैंने बनाई है, मेरा खून पसीना इसमें लगा है, मैनेजमेंट की हिम्मत नहीं है कि मुझे इससे निकाल दे। और मैनेजमेंट नहीं निकाल पाया और राजेश बादल की नौकरी सुरक्षित रही। लेकिन इस दौर में एक संपादक ऐसा था जो निर्भीकता से लिखवाता था, एक दूसरा संपादक ऐसा था जो निर्भीकता से छापता था। और इस बीच में क्या हुआ कि जब वो छप गए थे संजीव भाई, तो 25,000 प्रतियां रविवार की उस जमाने में आती थी, 45 साल पहले। सारी प्रतियां चूंकि अब छत्तीसगढ़ भी मिला था उस समय, अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो 25,000 प्रतियां पूरे मध्य प्रदेश में जब्त करा ली गई 1981 में। मैं फिर दोबारा किराए की साइकिल लेके गया, मैंने एसपी सिंह को बताया, एसपी सिंह ने 2 दिन बाद 50,000 प्रतियां खामोशी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में झाबुआ से लेके बस्तर तक बट गई। तो ये एक संपादक की रीढ़ होती थी, हमने वो देखी। विनोद दुआ का एक उदाहरण आपको बताता हूं कि विनोद दुआ, अच्छा हाँ, एसपी सिंह ने जब आज तक शुरू किया तो हिम्मत दूरदर्शन की नहीं होती थी कि 1 सेकंड के लिए भी उसको काट दे, 1 सेकंड के लिए भी रोक दे। आज तो देखिए आप क्या होता है, आज हम शर्म के मारे आंखें झुक जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसी दूरदर्शन में कैसी आजादी थी। विनोद दुआ नाम का जो भारतीय टेलीविजन का पहला प्रस्तोता हिंदी में माना जाता है, उस प्रस्तोता ने 1986 की बात है, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, हम सब लोग साथ में काम करते थे। तो एक केंद्रीय मंत्री थे, अब नाम लेना ठीक नहीं, बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, वो केंद्रीय मंत्री थे। मैं बुलाया इंटरव्यू के लिए, विनोद दुआ ने इंटरव्यू किया। विनोद दुआ ने के इंटरव्यू के दरमियान वो सवालों के उत्तर दे ही नहीं दे पाए और अंततः वो बड़े रुआंसे हो गए। एक पश्चाताप सा उनके चेहरे पर था। उन्होंने माफी मांगी कि हम भाई, अफसोस है कि मैं नहीं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा हूं, और वो टेलीकास्ट हो गया। देखिए दूरदर्शन की आजादी की बात कर रहा हूं, इसलिए कि नाम देखिए अब क्या है कि हमारी पीढ़ी उस पत्रकारिता को सीख के बढ़ी है कि हम पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों की बात करते हैं, व्यक्ति पर नहीं जाते। तो इसलिए हम थोड़ा सा बचना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो उसके बाद अगले दिन जो सूचना प्रसारण मंत्री थे, शायद वसंत साठे थे, गिरजा व्यास थी, प्रणव मुखर्जी भी थे, शायद उस समय कांग्रेस से बाहर थे नहीं, ऐसे 4-5 जो वरिष्ठतम मंत्री थे वो राजीव गांधी के पास। जी किस सन की बात थी वो? ये 1986-87 की बात है। तो ये जो है राजीव गांधी के पास गए कि देखिए साहब, पैसा हमारा, माध्यम हमारा, दूरदर्शन हमारा, पैसा एंकर का पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, और हमारे ही मंत्री की हंसी उड़ रही है, खिल्ली उड़ रही है, वो उत्तर नहीं दे पा रहा। तो वो दूरदर्शन, राजीव गांधी ने कहा कि उनको पूरी आजादी है, ये पत्रकारिता में हमें बीच में नहीं पड़ता। अगर हमारे मंत्री को उत्तर नहीं मालूम है तो इसका अर्थ यह है कि उनको अपने विभाग की जानकारी नहीं है। और अगले दिन उन मंत्री महोदय का इस्तीफा हो गया। ये दूरदर्शन था, हमने दूरदर्शन का वो दौर देखा है।
परख के जमाने में मेरी अपनी स्टोरीज बता रहा हूं कि कितनी स्टोरीज हमने की जिसमें राज्य सरकारों की, जो कांग्रेस की होती थी, डबल इंजन की सरकारों की मुसीबत खड़ी हो जाती थी, लेकिन कभी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के को कभी आड़े हाथों लिया, कभी परेशान किया, कभी मंत्री को से इस्तीफा लिया, कभी कुछ किया, लेकिन कभी भी दूरदर्शन पर कोई दबाव नहीं आया। तो ये चीज होती है। हमने पत्रकारिता का, जो मैं स्वर्ण काल की बात करता हूं, आज राज्यसभा टीवी की बात आपने कही, पहले विनोद विनोद दुआ, मैंने कहा ऐसे थे जो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, दूरदर्शन से कहते थे कि हम, मेरे जो एक एक शब्द है जस का तस प्रसारित नहीं होगा तो आप ये अपना अनुबंध वापस ले लीजिए। और उस समय उनको 2.25 लाख रुपया एक एपिसोड का मिलता था। आप सोच लीजिए, करीब 10.5-11 लाख रुपए होते हैं। आज से मैं बात कर रहा हूं 25 और 5, 30, 33-34 साल पहले की। तब वो कहता था कि ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। तो ऐसे लोग होते थे। आज तक की बात बताता हूं मैं, जो आज तक है। मेरी एक स्टोरी मध्य प्रदेश की, जबलपुर में, क्या बता देता हूं। एक जानी मानी मोबाइल कंपनी जो आज है, वो उस समय उसके कुछ शेयर्स थे उस चैनल में, और हम उसकी बिलिंग में कुछ धांधली हम लोगों ने पकड़ी थी, और हम लोगों ने कहा कि ये खबर कवर कराई। तो हमारे जबलपुर का जो रिपोर्टर था, उससे उस कंपनी के मैनेजर ने कहा कि हम तेरे मालिक हैं, तू, तेरी नौकरी चली जाएगी, तू क्या समझता है, तुम हमारे बिलों का फ्रॉड दिखाओगे। वो उस लड़के का रोते हुए फोन मेरे पास आया। मैंने सीधे प्रधान संपादक को बात की, उन्होंने कहा सारे डॉक्यूमेंट भेजो। और देखिए, मैनेजमेंट में उनके परसेंटेज होते हुए भी मेरा ख्याल है 10% रहा होगा, मैं पक्का नहीं है। और वो स्टोरी चली, हेडलाइन चली। क्या कोई चैनल अपने मालिकों के खिलाफ दिखा सकता है? ये हमने छूट देखी है, हमने ये आजादी देखी है। हमने ये आजादी देखी है कि 2004 के इलेक्शन में जब मैं भारत की पहली टेलीविजन पदयात्रा ट्रेवलॉग, फर्स्ट ट्रेवलॉग पे गया, और उस ट्रेवलॉग जो अरुणाचल प्रदेश से कन्याकुमारी तक थी, और जब मैं लौट के आया तब मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा रही है, फील गुड नहीं हो रहा है। और ये प्रसारित हुआ, हालांकि सभी, पूरा देश कह रहा था कि नहीं, फील गुड है, अटल जी दोबारा आ रहे हैं। सो इट वाज मी ओनली। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने वो, जब आप निष्पक्षता और आपकी नजर, नियत, मंशा साफ और ईमानदार होती है, तब आप सही मूल्यांकन करते हैं। आज मूल्यांकन कहां होता है? आज तो पहले निर्णय रख लेते हैं हम कि मुझे इसका पक्ष लेना है, और उसके बाद फिर हम बहस चलाते हैं। हम पहले सोच लेते हैं कि मुझे एक्स का बचाव करना है, और उसके बाद हमने उसी हिसाब से कि बचाव में कौन पत्रकार बोलेगा वही पत्रकार बुलाते हैं, विरोध करने वाले पत्रकार तो नहीं बुलाते। और अगर वह, माफ कीजिए, बैलेंस दिखाने के लिए एक आध विरोध करने वाले पत्रकार को आपने बुला लिया, तो फिर उसको बोलने का मौका नहीं देते हैं। तो ये मैं, और अब मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि कैसे आजादी, राज्यसभा टीवी, संसद का टीवी, आज जो संसद टीवी के नाम से है, राज्यसभा टीवी को तो मार डाला गया, हत्या कर दी गई उसकी। पहले दिन से पहला अपॉइंटमेंट मेरा हुआ था, पहले कार्यकारी संपादक के तौर पर, बाद में कार्यकारी निदेशक के रूप में। तो हमारे जो सीईओ थे और हमारे जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने मुझे बुलाया, और उस दिन पहली मीटिंग में, आज भी याद कर पा रहा हूं कि उन्होंने पूछा कि चैनल कैसे चलाओगे। मैंने कहा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए। फिर उन्होंने कहा थोड़ा बहुत, उन्होंने फिर उसको और विस्तार से पूछा, मैंने कुछ विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा जाइए, ये ध्यान रखिए कि भारत की संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। और भाई साहब, राज्यसभा टीवी इतनी निष्पक्षता और इतनी निर्भीकता के साथ काम करता था कि हम तराजू पर तौल कर प्रतिपक्ष को भी हम शामिल करते थे, पक्ष को भी शामिल करते थे, कोई मुद्दा नहीं छोड़ते थे। और उसके करोड़ों करोड़ों लोग दीवाने थे, और उसमें मुझे 8 साल तक 8 सेकंड भी दबाव नहीं आया। मैं बहुत होशो हवास में कह रहा हूं कि 8 सेकंड दबाव नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। आज 2011-12 से लेकर के 16-17 तक आप जो IAS IPS आए हैं, आप उनसे कोई भी सर्वे करा लीजिए, फील्ड में निकल जाइए, जो कलेक्टर SP होंगे अभी, वो कहते हैं कि हम कभी पढ़ते नहीं थे घर में। उनके इंटरव्यू छपे हैं, उन्होंने चैनलों को इंटरव्यू दिए हैं कि हमने सिर्फ राज्यसभा टीवी देखा। तो एक चैनल हमने, मुझे अच्छी बात है कि मैंने उस चैनल के साथ अपनी
चैनल ही ये पारी का समापन किया और अब मैं डिजिटल एक पोर्टल के साथ प्रधान संपादक मैनेजिंग एडिटर के तौर पे काम कर रहा हूं, जो संसार में 4 भाषाओं में निकलता है, newsviews.com, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में और गुजराती में, 4 भाषाओं में निकलता है और मैं उसका प्रबंध संपादक हूं और पूरी आजादी के साथ काम करता हूं। जी राय जी, हमने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को कवर किया है, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को कवर किया है। अगर हम मुख्यमंत्रियों की बात करें तो मुख्यमंत्रियों में कोई बहुत एक ऐसा हो कि जो आपको लगता हो कि मील का पत्थर रहा ये मामला, या आपको जब बहुत दबाव आया हो वो, और फिर प्रधानमंत्रियों में, और मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी वाला जो ईरा है इससे भी आप तुलना कीजिएगा तो हमारे दर्शकों को कुछ हम बता पाएंगे कि क्या परिवर्तन, जैसे आपने कहा राज्यसभा में वो स्वर्णिम दौर, या आपने और बताया कि हम दूरदर्शन में रहते हुए दूरदर्शन के खिलाफ ही स्टोरी कर रहे थे, यानी उनके मंत्रियों को कर रहे थे, और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा नहीं, उसका इस्तीफा हो गया, आपको नहीं रोका गया। ऐसे कुछ रोचक किस्से हो, वृतांत हो तो हमारे दर्शकों को प्लीज शेयर कीजिएगा। देखिए, उससे पहले मैं 10 सेकंड का एक आपसे सवाल करता हूं और फिर मैं कहानी आता हूं कि हमारे यहाँ भारतीय लोकतंत्र की नींव किस संवैधानिक मजबूत आधार पर खड़ी हुई है। आपने कभी सोचा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है, केंद्र में कभी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर मैं कई जगह गया हूं और मुझे ना के बराबर श्रोताओं में, बड़े बड़े पढ़े लिखे श्रोताओं में ना के बराबर मिला है। जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी, उन बैठकों में जवाहरलाल नेहरू के सामने ये प्रस्ताव आया कि भाई केंद्र में राष्ट्रपति शासन और राज्य में राष्ट्रपति शासन, जब चुनी हुई सरकार नहीं है तो राष्ट्रपति सरकार शासन लगा दो, प्रदेश में नहीं है तो प्रदेश में राज्यपाल के रूप में उनका अपना प्रतिनिधि हो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। नेहरू जी ने कहा नहीं, जब प्रदेशों में राज्यपाल शासन लगेगा तो वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होगा। अगर वो राज्यपाल कल के रोज तानाशाह हो जाए तो उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रपति ये केंद्र सरकार है, उसको हटाया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति निरंकुश और तानाशाह हो गया तो उसको कौन हटाएगा? हमारा देश एक बार फिर तानाशाही की ओर चल पड़ेगा। तो इस सोच के साथ भारत की लोकतांत्रिक भारत की नींव पड़ी थी। आपने प्रधानमंत्रियों के किस्से पूछे हैं। मैं इंदिरा गांधी को मैंने 3 बार या 4 बार इंटरव्यू किया, छोटा छोटा, और आखिरी जो उनकी यात्रा हुई थी मध्य प्रदेश में 24 या 23 अक्टूबर को हुई थी शायद, बीकन गांव में। और हाँ, उनकी मृत्यु से ठीक 1 सप्ताह पहले 1984 में 24 अक्टूबर को बीकन गांव खरगोन में मैं उसको कवर करने गया था। और चूंकि मेरी मुलाकात एक बार मैंने खजुराहो में 1977 में उनको इंटरव्यू किया था, एक बार उनको झांसी में इंटरव्यू किया था, जब उन्होंने राजीव गांधी से मेरा परिचय कराया था तो उन्होंने पहचान लिया। और उस दिन क्या हुआ था संजीव, कितनी काइंड हार्टेड थी वो, कि उसी समय उनकी सभा में जो खरगोन जो आदिवासी ट्रैक्टर ट्रॉली में आ रहे थे, वो ट्रॉली उलट गई तो 3-4 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और 20-25 लोग घायल हो गए थे। मंच पर बैठी हुई थी, सुभाष यादव मंच पर थे और सुभाष भाई से उन्होंने पूछा कि सुभाष जी ये घटना अभी मेरे पास खबर आई है, सही है क्या? सुभाष भाई ने कहा 1 मिनट में बताता हूं। मैं सामने बैठा हुआ था तो वो जो है सुभाष भाई ने कहा हाँ घटना गई है। तो उन्होंने कहा कि लेट मी गो टू हॉस्पिटल, आई मस्ट गो टू हॉस्पिटल, ऐसा कुछ कहा उन्होंने, क्योंकि माइक में कुछ अंग्रेजी में आया था उनका। और वो उन्होंने कहा कि भाई और बहनों, सुभाष यादव जब तक आपके साथ है, मैं 5 मिनट 10 मिनट में आती हूँ, आप मेरा इंतजार करिए, कहीं जाइएगा मत। और वो जैसे ही वहां से उतरने लगी मंच से सीढ़ियां, उनकी नजर लेफ्ट में पड़ी तो उस समय पत्रकार एकदम किनारे लेफ्ट में बैठा करते थे। बॉक्स में मुझे देखा, राजेश आप? तो मैंने कहा जी मैं भागे, आओ मेरे साथ, फोटोग्राफर है? मैंने कहा जी। और मैं वो जो बल्लियां लगी हुई थी उन 3 बल्लियों के बीच से निकल के मैं और मेरा फोटोग्राफर तुरंत आए। मैंने कहा क्या हो गया यार? वो उधर से फिर उसके फोटोग्राफर, हम लोग जब आया तो पीआरओ भागे भागे आया, मेरा ख्याल है आदिल खान साहब थे उस समय पीआरओ। तो उनकी जीप से फिर हम अस्पताल पहुंचे और अस्पताल जब पहुंचे तो हमको प्रवेश नहीं मिल रहा था। तो संयोग से उन्होंने देख लिया कि उसको रोक रहे हैं, आने दो इनको, आने दो। देखो इतना, मतलब तो कोई पब्लिसिटी प्रेमी नहीं थी, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन मीडिया के साथ उनका, मेरे साथ कोई रिश्ता तो था नहीं उनका, ना मैंने ही उनकी कोई तारीफ में पुल बांधे थे कभी, लेकिन उन्होंने मीडिया पत्रकारिता को आने दिया। तो ये एक प्रधानमंत्री और पत्रकार के रिश्ते की बात कर रहा हूं। अंदर गई, सबके सिर पे, घायलों के सिर पे हाथ फेरा, कैसे हो बेटा, ये किया वो किया, जो भी उनको करना था। फिर लौट के आकर के फिर सभा में आई
और मैंने जैसे ही उनका भाषण खत्म किया, वो उस दिनों तो फोटो जाते नहीं थे, ना कोई व्हाट्सएप वगैरह होता था, ना इंटरनेट होता था, रील लेकर के जीप से हम भागे, नई दुनिया आए शाम को, जहाजों में भी चला जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री को तो कहीं और जाना था, मेघनगर जाना था उनको, झाबुआ में। तो वहां जहाँ भेज, हम अपनी गाड़ी से फिर भागे, रात एडिशन छोड़ने का तैयारी हो रही थी, पूरे पहले पन्ने का लेआउट बनाया, पहले पट्टी की तरह उनकी फोटो सारी वो बनाई और वो कवर किया। तो वो एक तो इंदिरा गांधी का मुझे वो याद आता है, और दूसरा मुझे एक और याद है 1977 में जब वो प्रधानमंत्री बनी और चुनाव घोषित हो गए, तो उसके करीब 15 दिन बाद खजुराहो आई। उन दिनों मध्य प्रदेश में हवाई अड्डे कम थे, तो जिसको भी आसपास विंध्य के इलाके में जाना होता था, वो जो है वो खजुराहो एयरपोर्ट का सहारा लिया करता था। तो वहां नियम था कि प्रोटोकॉल के तहत हम पत्रकारों को इसलिए वहां ले जाया जाता था और उनसे मिलवाया जाता था। तो उनके इंटरव्यूज करने का अवसर हमें उन प्रधानमंत्रियों का इसलिए मिला, या केंद्रीय नेताओं का, जो आमतौर पर भोपाल के लोगों को नसीब नहीं होता। तो पहली बार में जब हुआ, तो उन जो एडीएम थे, उनके पांडे जी थे, मैंने उनको पर्ची भिजवाई और उन्होंने कहा कि मैंने कहा दे दो आप मैडम को, 5 मिनट इंटरव्यू करना है, मैं यूएनआई, दैनिक जागरण और नई दुनिया के लिए लिखता हूँ। तो बोले ठीक है। अब अंदर पहुंचा दिया पांडे जी ने, कोई उत्तर नहीं आया। दोबारा 10-15 मिनट के बाद मैंने कहा पांडे जी एक बार और देख लो यार, नहीं आया उत्तर। पंडित जी ने देखा, बोले नहीं पर्ची रखी है, मैडम अंदर है। फिर इतने तीसरी बार मैंने फिर कहा यार पांडे जी एक बार और देख लो, फिर निकल जाएंगे, उनके निकलने का टाइम हो रहा है। तो मेरे को डांटने लगे वो एडीएम, और उन्होंने कहा कि ये तो क्या आप परेशान कर रहे हो, मुझे अपनी नौकरी करने दो भाई, बार बार मैं, मालूम है आपके कहने पर मैं मैडम लेडी प्राइम मिनिस्टर के उसमें जा रहा हूँ, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। तो ये तो मैंने कहा ठीक है। तो जरा उनका चेहरा हुआ, इतने में क्या हुआ कि उनका एक जो ड्रेस में खानसामा वेटर जो होता था, वो अपना चाय लेकर के, केतली ढकी हुई कवर में, और उस समय 2 बढ़िया से कप रखे हुए, शानदार उसमें। तो मैंने उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ बेटा, वो मुझे जानता था, मैं उसको जानता था, आए दिन हम लोग जाते रहते थे। मैंने कहा यार भाई एक और पर्ची मैंने जल्दी से फाड़ी और उसकी ट्रे में रख दी। अब मैंने लिख दिया, उसमें लिख दिया कि राजेश बादल, केयर ऑफ माता दीन बुधौलिया राठ। मेरे नाना जी का नाम था, और मेरे नाना जी कहा करते थे कि इंदिरा गांधी को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया है। तो मैंने कहा यार अब आखिरी हथियार और आजमा के देख लो। जैसे ही भेजा, 1 मिनट के अंदर वही वेटर आके बोला मैम साहब आपको बुला रही, मैडम आपको बुला रही। गया मैं, अब खड़ा रहा तो ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व के मतलब अद्भुत, मैं हक्का बक्का। मेरे पत्रकारिता करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, 3 या 4 महीने हुए थे। मैंने कहा मैं मेरे सामने एक बिल्कुल देवी की तरह, मेरे मुंह से जो है बोलती बंद हो गई। वो समझ गई, बहुत 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 शार्प लेडी थी। उन्होंने कहा बैठो, तो बैठ गई। चाय पियोगे? मैंने कहा जी जी जी। तो सोफा ऐसा था, डबल वाला और सिंगल वाला ऐसा सोफा था। तो वो बैठ के चाय उन्होंने खुद बनाई, वो मुझे आज तक नहीं भूलता। उन्होंने कहा, फिर पूछा उन्होंने कि आप माता दीन बुधौलिया के कैसे हैं रिश्ते में? मैंने कहा मैं उनकी बेटी का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, तो कैसे हैं बुधौलिया जी? मैंने कहा वो नहीं रहे। अरे, मैंने कहा कुछ समय हुआ वो नहीं रहे। अच्छा, उनके तो बड़ा लंबा चौड़ा कुनबा था। मैंने कहा हाँ कुनबा था और बड़ा परिवार था। तो हमारी बसें चलती थी रात से उरई, उनका तो उन्हें याद था, उनकी तो 2 बसें चलती। बोले उन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है स्वराज भवन में। ये उन्होंने मुझे कहा। तो ये चीजें जो हैं कि आप प्रधानमंत्री बन गए, आज तो प्रधानमंत्री या कोई द्वीप मंत्री या केंद्रीय मंत्री या विधायक बन जाता है तो नजरें फेर लेता है, संजीव भाई आपको पहचानेगा नहीं कोई। और हो चुका है, मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जो वर्षों तक मेरी कैमरा टीम जब तक नहीं पहुंचती थी, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता था। और जब बाद में वो केंद्रीय मंत्री बन गए और मैं राज्यसभा टीवी का हेड था, पार्लियामेंट में सामने मैंने परिचय दिया तो बोले पहचाना नहीं मैंने। जो वर्षों तक, और मुझे मालूम था कि वो पहचान रहे हैं, उन्हें लगा कि शायद मैं कोई काम के लिए आया हूं। तो ये चीज थी। तो ये मैं बता रहा हूं कि जो उस समय की
जो जो पत्रकारिता के लोगों की, प्रधानमंत्रियों की जो आपने उदाहरण पूछे, इंदिरा गांधी का तो नंबर 1 है। बाद में फिर मैंने तो मतलब राजीव गांधी को इंटरव्यू किया 2 बार, बिजावर आए थे। पहली यात्रा उनकी गैस कांड के बाद पहली यात्रा हुई थी, शायद 12 या 18 फरवरी को हुई थी, और उनको इंटरव्यू किया मैंने। उनको झांसी में जब इंदिरा जी ने बुलाया था तब मुझे याद था, अच्छा आपसे तो मिले थे, तो मैंने हाँ मिले थे। तो उन्होंने एक एक्सक्लूसिव लंबा इंटरव्यू और नई दुनिया में पूरे फ्रंट पेज में बैनर के रूप में छपा। उसका शीर्षक मुझे आज भी याद है कि राज्यों में साफ सुथरी सरकारें बने, ये उनका कहना था। तो राजीव गांधी के भी उदाहरण रहे हैं। उसके बाद एक आध बार नरसिंह राव जी से मिलने का मौका मिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी से तो कई बार, और वो इतनी, चूंकि ग्वालियर के ही थे तो हम लोग विशेष अधिकार भी लेते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी से तो मेरे ख्याल है शायद 10 या 15 बार मिले होंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह से ऑफ कोर्स मिलने का अवसर मिला। राष्ट्रपतियों से संजीव रेड्डी जी से मुलाकात करने का मौका मिला, वेंकट रमन जी से मुलाकात का मौका मिला। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जी हामिद अंसारी जी से मिलने का मौका मिला। उपराष्ट्रपति ऐसे बहुत सारे, लेकिन अब सबके लंबे किस्से हैं मेरे ख्याल है, कहाँ तक बहुत लंबा हो जाएगा आपका ये। नॉन बायोलॉजिकल मैन जो है, जो आजकल बायोलॉजिकल मैन है, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी, आपका प्रश्न थोड़ा दोहराइए। नॉन बायोलॉजिकल मैन जो है हमारे आज प्रधानमंत्री। देखिए, मैं आपको एक इसका उत्तर देता हूं कि भारत का जो मतदाता है अब 1960 का मतदाता नहीं है, 70 का भी नहीं है, 80 का भी नहीं है, जबकि ना इंटरनेट था, ना संचार के साधन थे, ना मोबाइल था, ना मेल था, ना व्हाट्सएप था, ना लाइव होता था कि आपने जो बोल दिया और छपा, कुछ भी छपा लिया गलत हो गया तो। अब सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ देखा जा सकता है, और न केवल देखा जा सकता है, अब तो कल चुनाव आयोग ने, आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के नए सर्कुलर जारी किए, यानी जो है उसको नहीं होने में आप तब्दील कर सकते हैं, और जो नहीं है उसको होने में तब्दील कर सकते हैं। जो आपका नायक है उसको खलनायक बना सकते हैं, और जो खलनायक है उसको नायक बना सकते हैं। तो अब ऐसे संचार साधन हैं, आ गए हैं कि अब गांव का निरक्षर मतदाता भी सब समझ लेता है अपने मोबाइल में। और माफ कीजिए, आपका जो ये मौजूदा सरकार तो 5G और 6G और 7G और 10G तक ले जाएगी, तो खेत की मेड़ तक ये चीजें पहुंच रही हैं और लोगों को अब गलतफहमी नहीं होती। देखिए, पढ़ने लिखने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए, अगर अखबार निष्पक्ष और सच्चा छप रहा है तो भी उसको पढ़ने के लिए एक पाठक चाहिए, और पाठक वो चाहिए जिसके घर में अखबार आता हो, फिर आपके पास समय मिलता हो। लेकिन देखने के लिए किसी के लिए कोई समय नहीं चाहिए। निरक्षर से निरक्षर आदमी, अनपढ़ आदमी भी आपके मोबाइल से देख के, सुन के, हम दोनों की बातचीत सुन के तय कर सकता है कि सच क्या है और गलत क्या है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत के मतदाता अब जो है सारी चीजों से वाकिफ हैं, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो वो नहीं जानते। जी, लोकतंत्र में यही सर्वोच्च है। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति तानाशाह नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि नेहरू जी की शुरुआत में ही मैंने उदाहरण दिया है आपको। तानाशाही का मैं सिर्फ एक ही बताऊंगा उदाहरण, कि संसार के इतिहास में कितने तानाशाह आपको याद आते हैं, मुझे बताइए कितने। हिटलर को आप याद करेंगे, मुसोलिनी को याद करेंगे, या उत्तर कोरिया का है अभी, ये इन 3 जो अभी फौरी तौर पर जो नजर आते हैं। चीन के राष्ट्रपति भी काफी हद तक, लेकिन क्या हिटलर और मुसोलिनी को कोई याद रखता है? आज हमारे देश में गांधी को क्योंकि पढ़ा नहीं है लोगों ने, तो ऐसे मूढ़ लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब उसकी हत्या हुई तो 150 लोगों के, करोड़ों लोगों ने अपना झंडा झुकाया था, देश का झंडा झुकाया था। कोई पागल नहीं थे वो। उन्होंने, साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा था, बहुत अधिक था, इसलिए गांधी को पढ़ा हुआ था। हमारे यहाँ 18% साक्षरता थी और किसी ने गांधी को नहीं पढ़ा था। और आज जब 80% साक्षरता हो रही है तो भी गांधी को पढ़ने की, वो व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं कि क्या है कि गांधी ने तो बंटवारा कराया था। अरे मूर्खो, इतिहास पढ़ो, सच्चाई पढ़ो, दस्तावेज देखो। इतिहास, गांधी वांग्मय तो सारा का सारा डिजिटल पर है। भारत सरकार ने 100 खंडों में गांधी वांग्मय छपवाया है। कहां से विभाजन का, जिस दिन देश आजाद हुआ उसको विभाजन का दुख, इतनी तकलीफ थी कि बंगाल गया था जब वो नोआखाली में दंगे हो रहे थे, वो दिल्ली छोड़ के चला गया था। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि हम तो और कोई अपने पूर्वजों को गालियां देता है संजीव,
भारतीय संस्कृति और हम बड़े सनातनी होने की बात करते हैं, क्या हम अपनी संस्कृति में अपने पुरखों को गाली देते हैं? आप अपने दादा को और दादा के पिता को या उनके पिता को या नानी दादी को या उनकी दादी नानी को गालियां देते हैं? मर जाने के बाद वो देवतुल्य होते हैं, फरिश्ते होते हैं, और जिनको पूरी दुनिया सिर झुकाती है। आपके 4 गाली देने से क्या होता है? सूरज के आगे छतरी लगाने से संसार में अंधेरा नहीं हो जाता। तो ये बात है। बिल्कुल सुंदर राजेश भाई, आप सही कह रहे हैं। और मैं तो देखिए, हमने तो गांधी भी वही है कि देखिए वो छोड़ कर आए थे, क्या नहीं वो पा सकते थे, क्या कुछ, यही नेहरू जी का सभी का है जिन्होंने अपने पूरे देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। खैर, वो मैं अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूंगा राजेश जी, कि क्या मशविरा होगा नई पीढ़ी को आपके 5 दशक के अनुभव? क्योंकि देखिए पैसेजेस होते हैं, मैंने भी बहुत संस्थानों में काम किया, और आपने जैसे क्या, मैंने पूछा था एक बार, मुझे भी अवसर मिला था जब मैं, जो मनमोहन सिंह जी थे, मैंने कहा था राजीव गांधी कहते हैं रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। बहुत सारे नवाचार हुए, बहुत आप लोगों ने तमाम किया। आज के हालातों ने देखा, मुस्कुराया, वो धीरे से कहते आज भी 15 पैसे पहुंचते नहीं। इतनी सच्चाई उनमें थी, मैं मुरीद हो गया था मनमोहन सिंह जी। बहुत सारे मेरे पास भी उदाहरण है, और बहुत बड़े बड़े संपादक, जहां ये होता था कि होगा वही जो संपादक कहेगा। अब तो सब चीजें, और हमें सौभाग्य है, देखिए मैं जिस चैनल में काम कर रहा हूँ राजेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बेबाकी से अपनी बात कर सकता हूँ, राय रख सकता हूँ, लोगों से पूछ सकता हूँ, लोगों का जो हमें पहुंचाना है। हम लोग कभी अतिरंजना की कोशिश नहीं करते, हमने जर्नलिज्म सीखा है, दोनों ओर से हम कोशिश करते हैं कि हमें पूरे समय की जो अगला पक्ष उसकी राय ले। हम नहीं आए तो कई बार मजबूरी हो जाती, लेकिन क्या राय होगी आज भी कहीं ना कहीं, चाहे गोदी मीडिया कहा जाए, चाहे मोदी मीडिया कहा जाए, या गुलाम मीडिया कहा जाए। बहुत गंदा लगता है कि जो हो गया है कि विज्ञापन देते हैं तो एक आंख दिखाते हैं जो अफसर, हमें वो अफसर भी याद है जो हमको शाबाशी देते थे सरकार के खिलाफ स्टोरी करने में। मैं अगर नाम लूं तो मुझे नहीं होगा, आप भी जानते हैं, चाहे वो LK जोशी साहब हो या फिर सुदीप बनर्जी साहब हो, ऐसे लंबी पांत थी, फहरिस्त थी, वो पीठ थपथपाते थे। एडिशनल जो डायरेक्टर्स रहे में मध्य प्रदेश में बहुत सेवाएं दी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश रहा, NK तिवारी साहब जैसे लोग पीठ थपथपाते थे। क्या पैसेजेस हैं, क्या करना चाहिए? अंतिम टिप्पणी आप। देखिए संजीव, नए लोगों के लिए, जो पत्रकार हैं और जो पत्रकार नहीं हैं, मैं बहुत साफ आने वाले वर्षों के लिए आगाह कर सकता हूं, चेतावनी दे सकता हूं या संदेश दे सकता हूं। हालांकि संदेश देने वाली मेरी अभी कोई हैसियत नहीं है। अब नौकरियों के भरोसे भूल जाइए, नौकरियां सम्मानजनक नहीं रही, अव्वल तो है नहीं, नौकरियां नहीं हैं अब देश में। अब सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ जगन्नाथ, अपने काम में गुंजाइश है, संभावना है, अन्यथा आपके लिए हमेशा परेशान होने का दौर आ गया है, जिसके जरिए आप सारी उम्र तक टेंशन में रहेंगे। इसलिए अपना काम करिए तो आप प्रसन्न होंगे। आप किसी नौकरी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, कॉर्पोरेट सेक्टर की हो, या पब्लिक सेक्टर की हो, या सरकारी हो, अब नौकरियों में संभावना नहीं है। आजकल नेपथ्य, अब मंच पर सुविधा नहीं है, नेपथ्य में संभावना है। तो ये है भाई साहब, अब उनको जो है। और दूसरा, मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि गांधी की आलोचना करने से पहले एक बार गांधी की ग्रामराज पढ़ लो, एक बार ग्राम स्वराज पढ़ लो। स्वराज का जो है, जो संकेत है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम, आप चर्चा कई बार करते हैं संजीव, आप बोलते हैं कि महंगाई नहीं रुक रही है, भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, बेरोजगारी नहीं कम हो रही है, और इन तीनों बड़ी समस्याओं का समाधान गांधी की उस किताब में है। अफसोस की बात है कि हमने उसको माना नहीं, और माना नहीं, पहचाना नहीं। घर का जोगी जोगिया, आन गांव का सिद्ध। विदेशों में गांधी को पूजा जा रहा है, उन पर PhD हो रही है, और हमारे यहाँ हम भुलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आपने अभी कहा था जैसे कि आपके ऊपर कोई भी राय प्रकट करने में कभी कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं इस चैनल के जो प्रधान संपादक हैं संजय शर्मा को। संजय मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और संजय के संघर्ष को जिसने देखा है वो समझता है, वो जानता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता आसानी से नहीं होती। ये जो 4 PM खड़ा हुआ है आज, संघर्ष और सरोकारों के लिए लड़ने के उस नींव पर टिका हुआ है, जहां जिसके नीचे संजय का सारा मनोबल है। उस मनोबल को तोड़ने के कई प्रयास हुए, लेकिन हर बार ये 4 PM और ऊपर ताकत से, मजबूती के साथ, प्रतिरोध की पूरी क्षमता के साथ प्रकट हुआ और पल्लवित हो रहा है। इसलिए आप लोगों को बोलने की आजादी, मुझे बोलने की आजादी जो मिल रही है, जब तक मिलती रहेगी, जब तक इस देश में 4 PM और संजय जैसे
हमारे चैनल चलाने वाले नियामक संचालक रहेंगे। आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। पुनः बहुत शुक्रिया अदा करूंगा राजेश जी, और आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए। मैं बार बार कहता हूं कि मुझे भी 2 साल से कुछ ज्यादा का वक्त हो गया, संजय जी से जुड़े हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और इस जुड़ाव के दौरान कभी मैंने नहीं उन्हें पाया देखा कि उन्हें किसी के लिए सिंगल एक लाइन कभी आई हो कि इसे कर दो, इसे नहीं करो, इसे करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं, मेरी जर्नलिज्म को भी अगले साल 40 बरस हो जाएंगे राजेश जी आपके सानिध्य में। हमने कई साथ साथ चीजें की हैं, तो एक ये मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहां काम करके मुझे गर्व और गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मित्रों, आप सुन रहे थे, ये थे राजेश बादल। 5 दशक के सफर का उनका पूरा का पूरा एक निचोड़ उन्होंने आपके सामने रखा है। क्या कुछ उनके समक्ष कठिनाइयां आई, और कठिनाइयां देखिए आती, मैंने जैसे कहा मित्रों, आपने सुना, हम दोनों को सुना, हमारे पास बहुत सारे अवसर होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं जो हम किसी भी तरीके से आप तक बात पहुंचा। और देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा पाता हूं, भले ही गोदी मीडिया कहा जाए, मोदी मीडिया कहा जाए, गुंजाइश है। गुंजाइश को आपको प्रस्तुत करने का एक केवल तरीका होता है, वो कर दीजिए तो बात आपकी पहुंच जाएगी। इस चर्चा में इतना ही मित्रों, थोड़ी लंबी चर्चा है, आपसे आग्रह होगा पूरी देख तो सुन तो ली है, लेकिन अपनी राय जरूर प्रकट कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।